हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि टेरेस खेती, हिंदी में इसका मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती, यानी कि सीढ़ीदार खेती। ठीक है, सीढ़ीदार खेती या टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीढ़ीदार खेती है, टेरेस खेती है, पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर की जाती है। ठीक है, इन खेतों में वे फसलें जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि धान, इन सबको प्रभावी रूप से उगाया जाता है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती का प्रचलन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनाई गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनाई गई, जिसका उद्देश्य रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है अधिक से अधिक मेडल जीत कर लाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो ये आपका 2014 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए, तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ जो है यह मणिपुर राज्य में है। ठीक है, मणिपुर में है केबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, बलपखरम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है। नागरहोल को जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो आपको पता है कि संविधान का जो भाग 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान का जो भाग 20 है, आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और देखिए, यह जो संविधान संशोधन है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? अब आपको याद रखना है कि हेमिस फेस्टिवल जो है यह कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, लद्दाख में मनाया जाता है। और हेमिस गोम्पा का अद्भुत रंग बिरंगा यह पवित्र त्यौहार हेमिस त्यौहार लद्दाख के हेमिस मठ के परिसर में हर साल मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से संत पद्म संभव के जन्म दिवस पर जो है उनको सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पद्म संभव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहला रॉकेट जो है निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया? पहला रॉकेट जो है यह किया गया था 21 नवंबर 1963 को। 21 नवंबर 1963 को यह लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो केरल के थुम्बा, जो कि तिरुवनंतपुरम के नज़दीक है, वहीं से। अगला प्रश्न हमारा कि द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चेतन भगत की कुछ प्रमुख पुस्तक है 400 डेज। ठीक है, याद रखेंगे ये किसकी पुस्तक है? तो चेतन भगत की पुस्तक है। उसके बाद वन अरेंज्ड मर्डर भी जो है यह इन्हीं की पुस्तक है। अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, याद रखेंगे। सलमान रुश्दी की तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ठीक है, याद रखेंगे। दो पुस्तक याद रखना है आपको इनकी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो किसी भी ग्रुप में आप हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, अपने इंस्टा पर भी इसको फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा।
तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका अनुच्छेद 265 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। अब काकोरी जो षड्यंत्र था ना, काकोरी ट्रेन कांड या काकोरी डकैती कांड जो भी कहा जाए, अब इसका नाम जो है चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। यह घटना जो है यह 9 अगस्त 1925 में घटी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस घटना को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने। देखिए इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहिड़ी, रोशन सिंह को जो है फ्रेंड्स फांसी दी गई थी और सचिंद्र सन्याल को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेमिटेंस यानी कि विप्रेशन कहा जाता है। रेमिटेंस यानी कि विप्रेशन कहा जाता है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यहाँ पर देखिएगा किसने लिखी है, कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राज्य कवि द्वारा लिखित होती है, यह लिखी गई है जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्हीं के द्वारा लिखी है। कालिदास जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। वानभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए 2021 से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी के दिन जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस जी की, उसी के उपलक्ष्य में। और देखिए इनका जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा भी इन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबार में कालिदास नवरत्नों में से एक थे। तो देखिए कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आर्यभट्ट, वराहमिहिर जो कि वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, धनवंतरी जो कि प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, ब्रह्मगुप्त थे, ये सभी इन्हीं के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने विजयनगर में शासन नहीं किया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर की राजधानी जो थी ये हम्पी थी। हम्पी जो है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। क्लियर है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो राजवंश शासन किए थे ये कौन कौन से थे, तो ये जो वंश थे वो आपका संगम वंश हो जाएगा, सुलभ वंश, तुलुव वंश और आराविड़ वंश। क्लियर, इसमें से होयसल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का पतन का जो कारण माना जाता है वह तालीकोटा का युद्ध माना जाता है जो कि 1565 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि तुगलक राजवंश का शासन काल जो है वो कब से कब तक रहा था। तो तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 1320 से लेकर के 1414 तक इनका जो है शासन रहा था। उसके बाद देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और किसके बीच में, तो इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, दूसरा 1556 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच में। अकबर के सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था, इसमें अकबर जीत गया था, हेमू हार गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि खिलजी अच्छा तीसरा पानीपत का लड़ाई कब हुआ था, तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था, जरा आप कमेंट करके बताएंगे। किसके मध्य लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जो है उसमें जीत गया था। आप बताइएगा कमेंट करके सन कि तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कब की गई थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1290 में। 1290 से लेकर के 1320 तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद 1320 के बाद तुगलक आए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि द थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ की गई थी। देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है मैडम ब्लावत्सी की और कर्नल अलकाट ने कहाँ पर किया था, तो 1875 में न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, 1879 में जो है फ्रेंड्स ध्यान देंगे इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित हुआ। तदुपरांत सन 1882 में मद्रास के अडयार में इसे स्थापित किया गया था। देखिए राइट आंसर इसका न्यूयॉर्क हो जाएगा। उसके बाद चौरी चौरा की घटना कब घटी थी, तो ये 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के कारण जो है महात्मा गांधी दुखी होकर के जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था।
देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है, संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक स्थान मिला था। तो देखिए यह जो है फ्रेंड्स, यह 73वां संविधान संशोधन है जो कि 1993 में हुआ था। ठीक है, और इसी के द्वारा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9, ध्यान रखेंगे, भाग 9 और अनुच्छेद 243 के क से लेकर के अण तक जो है जोड़ा गया था संविधान में। और देखिए ये जो फ्रेंड्स, इसे जो है अनुसूची 11 में रखा गया है, और अनुसूची 11 में टोटल विषय अगर पूछा जाएगा तो 29 विषय शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। ये आपका 73वां हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है? तो देखिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में अग्रणी आधुनिक चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार एम.एफ. हुसैन का जो है यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कहाँ पर जो है 2011 9 जून के दिन इनका निधन हुआ था। बताइएगा इनका कहाँ पर निधन हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए जो एम.एफ. हुसैन जो थे ये प्रसिद्ध क्या थे? तो ये कलाकार थे, चित्रकार थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्रकार थे। और देखिए फ्रेंड्स, इनका जो जन्म हुआ था ना, इनका जन्म हुआ था आपका 17 सितंबर 1915 को। ठीक है, महाराष्ट्र में। मकबूल फिदा हुसैन इनका नाम है। और देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था वो लंदन में हुआ था। क्लियर? कब हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिया गया है 2011 में। क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे 1986 से लेकर के 1992 तक। क्लियर? 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ग्रहण की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरईपी का मतलब क्या होता है? एनआरईपी का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन से पूर्व राष्ट्रपति को 2 लगातार कार्यकाल का अद्वितीय गौरव प्राप्त है? तो ये प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह कुंभ मेला है। इसका आयोजन नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, प्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज, और हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, प्रत्येक 12 वर्ष पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्क संघ है, तो सार्क का फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और यह जो है फ्रेंड्स, यह दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, यानी कि 8 देश इसके सदस्य हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म, यानी कि जो बोलती फिल्म है, टॉकी फिल्म है, वो कौन थी? तो ये आलम आरा थी। 1931 में बम्बई के मैजेस्टिक थिएटर में इसे प्रदर्शित किया गया था, और इसके जो निर्माता थे उनके नाम आरदेशिर ईरानी था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आरदेशिर ईरानी। क्लियर? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि इनमें से कौन से लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं? तो लंबे समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा है। ठीक है, 1964 तक, आज़ादी से लेकर के 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं ये। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जो पिता हैं, हेरोडोटस, उन्हीं के द्वारा। हिस्टोरिका नाम है इसका। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेरोडोटस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? तो यह है आपका कौन सा? रॉलेट एक्ट। ठीक है, यानी कि रॉलेट अधिनियम। इसे लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। इसके अनुसार किसी भी जो रॉलेट एक्ट था, इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने काले कानून का विरोध किया था, और इसी के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने देशव्यापी हड़ताल भी किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, इसकी टिप्पणी की थी? तो देखिए जब बंगाल अभियान से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक,
उसी के समय जो है सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने टिप्पणी किया था कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक कहा था कि मेरे दिल्ली आने से पहले जो निज़ाम थे, जो निज़ामुद्दीन औलिया थे, उनको जो है फ्रेंड्स आप दिल्ली छोड़ देना है। तो इन्होंने इसी पर कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और सच में दिल्ली दूर ही रह गया इसके लिए, यह कभी दिल्ली लौट कर आ नहीं सका था। चलिए आगे बढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निज़ामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रख्यापित करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो है ये राज्यों में लगाया जाता है और यहाँ अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है और 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। अगला प्रश्न कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ पर चलाई थी। तो देखिए पहली गोली जो है इन्होंने कहाँ पर चलाई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 1857 में जो है बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने जो है चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग, ठीक है, लेफ्टिनेंट बॉग और फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूशन की हत्या कर दी थी। ह्यूशन की हत्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका बैरकपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है। तो यह एक अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसके जो सदस्य है इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक जो है फ्रेंड्स आपको पता भी होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपका अवकाश ग्रहण करते हैं। तो यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई निकाय है। भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो ये केसरी है। केसरी को जो है फ्रेंड्स मराठी भाषा में शुरू किया गया था, ठीक है, केसरी को मराठी भाषा में, और जो मराठा था ना इसको अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। चलिए केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की है, याद रखेंगे। उसके बाद कि किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात से विभाजित किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रांत का गठन किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा बॉम्बे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है किसने किया था। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और इसे प्रभावी किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। आगे बढ़ेंगे कि कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स मदनलाल ढींगरा ने कर्नल वायली को 1 जुलाई 1909 को गोली मार दी थी। 1 जुलाई 1909 में जो है इसकी हत्या कर दी थी, क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स जिसके कुछ समय बाद इसकी मृत्यु भी हो गई थी और 17 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी दिया गया था, 17 अगस्त 1909 को। अच्छा, उधम सिंह ने किसको गोली मारी थी। अभी रिसेंटली मूवी भी आया था, आपने देखा भी होगा उस फिल्म को। आप आंसर जरा कमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय उच्चायुक्त के पद को किस अधिनियम में जो है के तहत सृजित किया गया। इसका सृजन हुआ था चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसी के तहत जो है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है इसको सृजित किया गया था। चलो उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये बेलगाम अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आपको याद भी होगा फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो कौन नहीं था। तो देखिए यह मिशन के अध्यक्ष कौन था, ये जो कैबिनेट मिशन था, पैंथिक लॉरेंस। और बाकी जो सदस्य थे वो स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष था इसी की अध्यक्षता में, तो बेबल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ और नेबर पॉम्पलेट जो है फ्रेंड्स, ये जो पैम्पलेट है किसने लिखा है। तो ये लिखा है फ्रेंड्स किसने, रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। उसके बाद देखिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स इसे पारित किया गया था सन 1900 में, ठीक है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था, क्लियर। तो ये आपका 1900 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। अच्छा, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था, 1998 में, क्लियर। और 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
राइट आंसर इसका हो जाएगा सक्षमता उपागम के लिए। ठीक है, इन्होंने सक्षमता उपागम को अपने अध्ययन का आधार बनाया और सक्षमता उपागम जो होता है यह व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो कहवा पतन के जो नाम से जाना जाता है वो आपका जाना जाता है कौन सा, तो ये जो सेंटोस बंदरगाह है ब्राजील का, इसी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो साओ पोलो है ना, साओ पोलो को कॉफी या कहवा प्रांत भी कहा जाता है। चलिए ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह जो है इसको कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो नदियों द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी है यह जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद देखिए भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। तो जल विद्युत का योगदान जो है लगभग 22% है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये किसका है बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ये कोयला का है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है। तो ये वर्ष 1921 है। ठीक है, 1921 जो है यह आपका डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फॉस्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है। तो ये आपका हो जाएगा फॉस्फिन। ठीक है, फॉस्फिन इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, PH3 होता है। फॉस्फिन फास्फोरस का एक यौगिक होता है। ठीक है, यह रंगहीन ज्वलनशील एवं विषैली गैस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम के अणुओं को जब कंपनी ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये आपका रमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, रमन प्रभाव जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के लिए जो है इसी की खोज के लिए, रमन इफेक्ट की खोज के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है प्रवाह चैनल। ठीक है, प्रवाह चैनल क्या कहा जाता है। और देखिए भूजल प्रवाह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से लगातार निचले इलाके की ओर बहता है। तो ये आपका प्रवाह चैनल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ओनिरोलॉजी। ठीक है, ओनिरोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि आवर्त नियम जैसे कि हम आज देखते हैं विकास का श्रेय किसे जाता है बताइएगा। तो ये मेंडलीफ को जाता है। ठीक है, किसको जाता है फ्रेंड्स, तो ये दमित्री मेंडलीफ को जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए आवर्तिक नियम यानी कि जो पीरियडिक लॉ है रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है और इसे रूस के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं मेंडलीफ इन्होंने प्रतिपादित किया था। क्लियर, चलिए और देखिए ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद मोसले आए, आधुनिक आवर्त का नियम जिसको कहा जाता है। और देखिए इनके अनुसार जो होता है इनके आधार क्या है, तो परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या इन्होंने कहा था होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि जॉन्टिस जो होता है पीलिया जो है यह किस अंग की व्याधि है। तो देखिए ये जो पीलिया रोग होता है यह लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। और देखिए फ्रेंड्स यह जो रक्त होता है ना, यह रक्त जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो है सीरम बिलिरुबिन, एक बिलिरुबिन है, इसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। देखिए सिल्फिस लैंगिक संबंध से होने वाला एक गुप्त रोग है वह होता है। सिल्फिस जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल जो है एक कोलैप्स्ड स्टार है, एक ढहता हुआ तारा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, तो ये 1974 में किया था राजस्थान में। उसके बाद 1998 में जो है 11 और 13 मई के दिन जो है पोखरण में जो है 5 और सफल परीक्षण किए गए थे। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है, तो आपको याद रखना 1974 राजस्थान। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री और दूसरा जब हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। तो ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है यह होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, SiO2 का। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। उसके बाद देखिएगा कि ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन जो है फ्रेंड्स आपको याद होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी जो है हैलोजन है। ठीक है, वर्ग 17 का ये सदस्य हैं। ठीक है, हैलोजन से संबंधित है। और यह क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए ब्रोमीन जो है यह लाल रंग का एक द्रव्य है। तो लाल द्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलिए कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है,
तो वेल्डिंग में जो है प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का। उसके बाद देखिएगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है। तो देखिए ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम है इसका सीमा जो है ये आपका हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद देखिए वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह तत्व जो है वह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के अलावा गंधक भी निकलता है, ठीक है, गंधक जो है ये भी निकलता है पसीने से। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम दिया गया है। नीला थोथा का रासायनिक रूप से क्या है। तो नीला थोथा जो है यह जल योजित कॉपर सल्फेट है। फॉर्मूला CuSO4 × 5H2O होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है, जल योजित कॉपर सल्फेट। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है आपका ऊर्ध्वपातन, सब्लिमिशन। उसके बाद देखिएगा कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के नियंत्रित करता है। तो मेटाबॉलिज्म जो है यह नियंत्रित करता है किसका, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो है यह चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और आपको पता है फ्रेंड्स कि यह जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। यह हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है। सल्फाडाइजिन होता है, ठीक है, सल्फाडाइजिन भी जो होता है एंटीबायोटिक होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेनिसिलिन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है, तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चावल में होता है, ठीक है, चावल में। इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको चावल खाने की सलाह नहीं दी जाती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु जो है वो आपका हो जाएगा ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है। लेकिन निम्नलिखित में से पूछा गया है तो इसमें से प्लेटिनम हो जाएगा सबसे भारी। क्लियर। चलिए लिथियम सबसे हल्का है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो होता है यह लोहे तथा क्रोमियम की एक मिश्र धातु है। उसके बाद देखिएगा कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है। देखिए फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि क्या है। तो आपको याद होगा कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का CaSO4 × 2H2O होता है, और जब इसको गर्म किया जाता है 373 पर तो फ्रेंड्स ये क्या बनता है, ये बन जाता है CaSO4 × ½ H2O। सेमी जो है इसको हेमी हाइड्रेट कहा जाता है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा जिप्सम। चलिए आगे बढ़ेंगे कि एक हाइड्रोकार्बन, ध्यान देंगे, जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा वो एल्काइन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर, एल्कीन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। आगे बढ़ेंगे कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। तो इसमें से जो उत्तरदायी होता है वो आपका क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आपका हो जाएगा इसमें से DNA, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि टेफ्लॉन निम्न में से किस एकलक का बहुलक है। देखिए फ्रेंड्स टेफ्लॉन जो होता है यह बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेफ्लॉन का इस्तेमाल नॉन स्टिकी बर्तन में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर कर लिया है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए।